हाय गाइस, गुड इवनिंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले भी मैं कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा। और कुछ चीजें 11th क्लास की, जो 11th क्लास में जिनका मैथ्स होगा उनको तो पता होगा, बट जिनका मैथ्स नहीं है बस वो इसलिए भी मैं दूंगा ना कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अगर 10-15 मिनट देकर अगर कोई चीज को अच्छी तरह से समझा जा सकता है तो समझने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर 1 होगा बेटा। लेक्चर 1 होगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले समझो कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। बेसिकली मैंने सबको बता रखा है कि ये जो बाइनोमियल पॉइसन जो आपका थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली दैट इज नॉट अ थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। देखो, पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी जो पढ़ रहे थे वो एक आइटम के लिए पढ़ रहे थे, किसी का चांस के लिए, एक चांस के लिए, है ना, चांसेस के लिए। अब वही, अब बहुत सारे चांसेस होंगे। अब उसको रैंडम वेरिएबल मैंने पढ़ाया था आपको। अब वो रैंडम वेरिएबल, बेसिकली ये रैंडम वेरिएबल का ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा। ठीक है। देखो, ये क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, इट्स अ फंक्शन। देखो, ये जो है स्टैटिस्टिकल फंक्शन है that describes all the possible values and probabilities, possible values भी और probabilities भी, for a random variable within a given range, किसी रेंज के अंदर। ठीक। this range will be bounded by the this range will be bounded by the minimum and maximum possible values, but where the possible value would be plotted on the probability distribution will be determined by a number of factors। ये तो इंट्रोडक्शन है। ठीक है। अब इसमें देखो, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दिस फैक्टर्स। ठीक। डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ, मतलब देखो यहाँ पर मीन भी निकलता है आपका, जनरली ना स्क्यूनेस तक आता है। ठीक है। स्क्यूनेस, झुकाव। ठीक है। आपके एग्जाम में स्क्यूनेस पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रोबेबिलिटी मतलब थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका स्क्यूनेस से भी क्वेश्चन पूछा है। तो आज कुर्टोसिस तो नहीं पूछा जाता है। हाँ, कभी कभी मोमेंट पूछ लेता है, तो मोमेंट वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो 2018 में पूछा था, आज नहीं, बहुत पहले पूछा है वो। ठीक है। 2018 में बस एक टाइम मोमेंट पूछा था। हालांकि वो क्वेश्चन सब लोग छोड़ कर आए थे, लेकिन ठीक है, उतना हम लोग नहीं चलेंगे। ठीक है ना, एक बार के लिए उतना हम लोग दिमाग नहीं चलाएंगे। और मोमेंट से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा है। 2018 थोड़ा सा मतलब अलग एग्जाम हुआ था, नो डाउट, मुझे याद है। मैं पढ़ाता था उस वक्त, न्यू दिल्ली में पढ़ा रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा स्टैटिस्टिक्स इसी पे डिपेंड करती है। ये जितना आप अभी तक स्टैटिस्टिक्स पढ़े, जितना, चाहे वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े, चाहे मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़े, कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़े, जितना भी पढ़े सब इसी के इन्हीं इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़े। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो मैंने बस कॉमन दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप। बहुत कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, मैंने इसमें दिया आपको कौन कौन सा। एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस, यही दो टाइप, मेन टाइप्स यही होते हैं। अब डिस्क्रीट में अलग अलग होते हैं बहुत सारे, और कंटिन्यूअस में होते हैं। तो डिस्क्रीट में होता है बेटा बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, निगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, निगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ बाइनोमियल और पॉइजन। लेकिन भैया, मैं पढ़ाऊंगा बर्नौलीज भी, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, बर्नौलीज भी, निगेटिव नहीं बताऊंगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक नहीं बताऊंगा, कोई मतलब नहीं बनता है, पॉइजन नहीं बताऊंगा। ठीक, सॉरी, पॉइजन तो बताऊंगा। इसमें है गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी, यूनिफॉर्म काई स्क्वायर। तो यहां पर आपको पढ़ना है यही दोनों, और दोनों को ना एक ही जब एक ही माना जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अपर लेवल पे इसको अलग अलग माना जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज हुआ। ठीक। इतना में आपको कितना यहाँ पे पढ़ना है, बेसिकली सिर्फ 3 पढ़ना है। ठीक, सिर्फ 3 पढ़ना है। ठीक है। लेकिन मैं बर्नौलीज बताऊंगा, क्योंकि बर्नौलीज का एक्सटेंशन ही होता है बेटा बाइनोमियल। ठीक है। और बाइनोमियल का एक्सटेंशन होता है पॉइजन। अब बाइनोमियल का एक्सटेंशन होता है आपका नॉर्मल भी।
सब हम लोग बात करेंगे, सब पर बात करेंगे, लेकिन जिस लेवल पे आपको है वही लेवल पे मैं बात करूंगा। लेकिन आज एक चीज है भाई, मैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहें, इसका मैं थ्योरम प्रूफ करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा इसलिए भी प्रूफ करूंगा ना कि आपको ये चीज ना थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ कैसे किया जाता है। नहीं तब तो फिर तो भाई जिसको नहीं पढ़ा प्रूफ कर समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद रखो सब हो जाएगा। ठीक है, अब चलो भाई आगे चलते हैं। देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब मैंने ये इसलिए भी बनाया है कि आपको थोड़ा सा ये जो मतलब ये है पीपीटी नोट्स है वो अच्छा लगने लगे। ठीक है, बस ये इसीलिए ये सब डाला, ये सारा ये सब बेसिक, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी मिक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इसमें कोई ये मैंने नहीं लिखा है कि कौन सा डिस्क्रीट है कौन सा आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, देख रहे हो बाइनोमियल से पॉइजन आया है, ज्योमेट्रिक आया है। देखो बाइनोमियल से पहले जाता है ज्योमेट्रिक, पहले तो यूनिफॉर्म होता है भाई, फिगर से भी आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म। फिर बर्नौलीज आता है, बर्नौलीज में सिर्फ आपको दिख रहा होगा सिर्फ दो दिख रहा है, सिर्फ दो, तो बर्नौलीज सिर्फ दो ही का होता है। बर्नौलीज से आता है बाइनोमियल, बाइनोमियल से आता है ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक से आता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से आता है पॉइजन। एक्सपोनेंशियल दो चीजें आती है, एक्सपोनेंशियल से पॉइजन आता है, वेबल आता है, और एक गामा भी आता है, गामा फंक्शन। और गामा फंक्शन आएगा उसके बाद, सॉरी गामा डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, और ये नॉर्मल, ये है पूरा आपका, ये आपका पूरा है एक तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो है एक्सपोनेंशियल आपका इसी में क्या उसको कहते हैं, ये दोनों मिक्स इसलिए भी किया गया है कि पॉइजन जो है आपका इसमें आता है, एक्सपोनेंशियल आपका आ जाता है ये डिस्क्रीट में ही ये पॉइजन, लेकिन एक्सपोनेंशियल का एक्सटेंशन होता है आपका ये गामा। ठीक है, सब में यूज है, इंटरलिंक्ड है सब, तो ये एक जगह मैंने इसीलिए दिया। ठीक है, अब देखो सीए फाउंडेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो टाइप, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में कौन कौन सा भैया, बाइनोमियल और पॉइसन। कंटिन्यूअस कौन सा, बस नॉर्मल, इतना ही। ये बेसिकली आपका सीए फाउंडेशन देख लीजिए, सीए फाउंडेशन का मैंने लगा दिया। ठीक, चलो भाई, ये आपका ग्राफ होता है, ये अच्छा पता है ये सारा प्रोबेबिलिटी ग्राफ ही है। जैसे ये इसमें कॉइन्स, डाइस, ये पूरा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप पढ़िएगा तब आपको ग्राफ आपको इसका पता चलेगा। ठीक है, ये सब आपका जितना भी दिख रहा है ना, ये सब इसमें इसमें ये सब आपका जो है ना बेटा, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है, पता है आपको, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसमें दिया हुआ है टोटल। इसीलिए मुझे ये अच्छा लगा, दैट्स वाई मैंने ये अटैच किया। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आ जाइए भाई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल का मतलब बेटा जैसे ही बाई आ गया, जैसे ही बाई आ गया मतलब दो। ठीक, देखो यहां पर मैं x प्लस वाई लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, x प्लस वाई टू द पावर वन कितना होता है? ठीक, x प्लस वाई बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? ठीक बेटा, x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है? ये ऐसे तोड़ के लिखना है, ये ऐसे तोड़ के लिखना है। ठीक, अच्छा अब यहां पर देखो तो एनसी जीरो मैंने बताया था, ये देखो तो एनसी जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, ठीक है, अब देखो एनसी वन इज इक्वल टू, ये होगा। ठीक, ऊपर से एन अगर कॉमन निकालेंगे बेटा,
1 फैक्टोरियल का तो 1 फैक्टोरियल। ठीक, ठीक है। NC2 निकालो एकदम आराम से, एकदम मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं बेटा। इसमें से n कॉमन निकालेंगे और n-1 कॉमन निकालेंगे। n माइनस, आ गया। ठीक, अब देखो यहां तक तो ये कॉमन हुआ बेटा, एकदम कॉमन जो जनरलाइज्ड होता है। अच्छा, 1C0 इज इक्वल टू भी तो बेटा 1 ही होगा ना। ठीक, 1C0 इज इक्वल टू 1 भी होगा। एक चीज इसमें और कर लो, NCN कितना होगा? ये होगा, मतलब NCN इज इक्वल टू भी आपका 1। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से, एकदम एक एक माइनर चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको समझना है माइनर चीज। ठीक, ये क्यों समझना है आपको ही पता चल जाएगा, ताकि क्वेश्चन बनाने में ना आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, अब ये तो हो गया। NC n-1 कितना होगा बेटा? n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, फिर n-1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू n कॉमन निकालेंगे तो n माइनस, और इसमें से अगर माइनस हटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये कैंसिल होगा बेटा, ये खत्म होगा, दैट इज इक्वल टू n बचेगा। मतलब यहां से देखो, मतलब ये अगर आप देख लिए तो यहां से एक चीज आप देख रहे होंगे कि NC0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू NCN, NC1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू NCn-1। ऐसे ही अगर डॉट 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 अगर जाते जाएं, NCR इज इक्वल टू NCn-R होगा। ये फॉर्मूला हमारा कॉम्बिनेशन में आया था, कॉम्बिनेशन में भी फॉर्मूला था, इसी से ना टूट रहा है। ठीक है, या चल, यहां तक हो गया बेटा। अब देखो, अब मैं आता हूं कि भाई 1C0 कितना हो जाएगा प्रभु? 1 1। ठीक, दैट इज इक्वल टू 1C1, ये जनरलाइज्ड भाई। एक, अच्छा, अब 2 में 2C0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2C2, हो जाएगा ना भाई? सब में तो यही होगा। 3C0 इज इक्वल टू ये भी 1 इज इक्वल टू 3C3, ये एक। चलो भाई, ये 1 वाला केस हुआ, 0 वाला केस खत्म हुआ, 1 वाला केस खत्म हुआ। ठीक, अब देखो एकदम आराम से, 2C1 इज इक्वल टू कितना? 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 2। 2C1 इज इक्वल टू 2। अच्छा, 2C2 इज इक्वल टू आपको तो पता है। ठीक, 2C2 इज इक्वल टू पता है। अब एक चीज देखो, एकदम आराम से, एकदम आराम से समझना, मैंने कहा 3C2 या 3C1, 3C1 लो, 3C1, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, मतलब 3। ऐसे ही अब 3C3, 3C2 निकालो,
3c2 अगर निकालेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल दैट इज इक्वल टू 3। मतलब 3c1 इज इक्वल टू 3c2। ठीक, ठीक है भाई, ठीक है ना? ठीक, अब देखना 2c2 ये सब बराबर आ रहा है, 3c1 इज इक्वल टू 3c2 आ रहा है। अब यही सब कंसेप्ट मैं यहां पर फर्स्ट में लगाऊं। ये पावर कितना है बेटा? 1। तो यहां पर अगर हम 1c0 लिख दें और यहां पर 1c1 लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक, यहां पर पावर कितना है बेटा? 2। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। यहां पर पावर कितना है? 2। तो यहां 2 से शुरू करो बेटा। 2c0, 2c1, 2c2, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब ये जो पार्ट है ना 2, ये खत्म हो जाएगा। यहां पर ये 3 खत्म हो जाएगा। ठीक, यहां से क्या लिखेंगे? यहां पर 3 है, 3c0, 3c1, 3c2 और वहीं तक लेके जाना है 3c3। ठीक, सेम अभी सब मैंने बताया। अच्छा, ये तो 3 के लिए। ऐसे ही अगर कंटिन्यू रहा तो x प्लस वाई टू दी पावर n के लिए क्या हो जाएगा बेटा? nc0, nc0 x टू दी पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1y। ये देखो x का यहाँ पे y टू दी पावर 0, यहाँ y टू दी पावर 1, ये x टू दी पावर 1, ये x टू दी पावर 0। तो देखो तो x का पावर जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है और y का पावर इंक्रीज होते जा रहा है। ये सारे के केस में है। यहां भी देख लो, y टू दी पावर 0, y टू दी पावर 1, x टू दी पावर 0 लिख लो। यहां पर x टू दी पावर 1, y टू दी पावर 0, यहाँ y टू दी पावर 1, x टू दी पावर 0। ठीक, सब में चल रहा है। तो इसी तरह से nc2 x टू दी पावर n माइनस 2, y टू दी पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ncn x टू दी पावर n माइनस n, y टू दी पावर n। यही फॉर्मूला आएगा हमारे पास। ठीक, अब इसी में देखो, अब देखो इसी में कितना आया था हमारे पास? x प्लस वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू nc0 x टू दी पावर n y टू दी पावर 0 प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1 प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ncn x टू दी पावर n माइनस n y टू दी पावर n। ये आया था। ठीक, इसको एक और फॉर्मेट में लिख दो, nc0। अब ऐसे लिखो, y को रहने देना है, y को रहने देना है। ऐसा नहीं कि y को अभी, क्योंकि इसलिए रहने देना है कि आपको जो है सो समझ में आए। ठीक है, nc2 ncn x टू दी पावर 0 y टू दी पावर n, ऐसे लिखा है। ठीक, अब इसी का कहता है कि भाई इसको समेशन के तरीके पे लिखिए। समेशन के तरीके में बेटा लिखेंगे r इज इक्वल टू 0 टू n, लिखते हैं हम लोग जनरल टर्म जिसको कहा जाता है। ये होता है ncr x टू दी पावर n n माइनस r y टू दी पावर r। ठीक, देख लो, देख लो। अब इसको जस्टिफाई मैं कैसे करूंगा? समेशन में आपको पता है बेटा प्रोसेस ऑफ समेशन क्या होता है, सबको ऐड करते हैं। r इज इक्वल टू 0 से n है तो कितना होगा? nc0 x टू द पावर n माइनस 0 y टू द पावर 0 प्लस आज 0 के बाद क्या होगा? 1 nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस जी 1 के बाद 2
x to the power n minus 2 y to the power 2 plus डॉट डॉट ncn x to the power n minus n y to the power n। सेम आया कि नहीं? तो ये लिखना। अब सुन लीजिए, आपका ये जो NCR x टू दी पावर n माइनस आर आया, इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना, इफ अप्लाइड इन स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी कहो, प्रोबेबिलिटी termed as binomial distribution, binomial distribution। ठीक है भाई, यहां x प्लस वाई टू दी पावर n था। अब ये बेसिकली क्या होता है ना, ये जो x प्लस वाई टू दी पावर n का फॉर्मेट आया है ना, ये हमारा बेसिकली, ये तो x प्लस वाई टू दी पावर n का फॉर्मेट आया। इसी x प्लस वाई टू दी पावर n के जगह पे हम लोग p प्लस क्यू वहां पर लेंगे, क्योंकि p प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस, q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंस। अब p प्लस क्यू टू दी पावर n का फॉर्मेट में आएगा ना जो, और ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू होता है 1, मतलब 1 टू दी पावर n का एक्सपेंशन हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी तो ऐसे भी हमारा 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो यही चीज जो है ना आपका आगे चल के आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। हो गया सबको क्लियर बेटा? ये सबको क्लियर हो गया? जल्दी बता दीजिए, है ना? ये सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखो ये चीजें समझना बेसिक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। इसीलिए मैंने ये पूरा कॉम्बिनेशन का फिर से ये पूरा माहौल बनाया, ये कॉम्बिनेशन का माहौल बना के यहां पर मैंने लिखा। ठीक है ना, यही आगे जो 11 में पढ़े होंगे यही चीज ना है बेटा, पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल क्या है? वही ना, ये x प्लस वाई टू जो जीरो भी लेता है, जो कि वहां 1 पे 1 आ जाता है। ये देखो, अगर हम लोग यहां पर बेटा x प्लस वाई टू दी पावर 0 ले लेते हैं, तो ये सीधा सीधी कितना होता है हमारा 1। तो ये देखो, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं, तो ये आप अगर देख रहे हैं, रुकिए, ये अगर आप देखें तो क्या ये ट्रायंगल टाइप का बन नहीं रहा है? ये ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ना, यही इसी को हम लोग कहते हैं बेटा पास्कल्स ट्रायंगल। हालांकि वो आपको जानना नहीं है, वो आपको जानना नहीं है, ठीक है ना, वो 11th क्लास का है, बाइनोमियल थ्योरम का है। ठीक, तो उतना हम लोग को तो नहीं जाना, लेकिन हाँ बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैंने समझा दिया कि बाइनोमियल कहां से आएगा। ठीक है, अब सुनो, बाइनोमियल स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट होगा भाई बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बर्नौलीज होगा? इसी का एक्सटेंशन है बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौलीज आपको समझ में आ जाएगा, एकदम आराम से, टेंशन मत लीजिएगा। उसको समझने के लिए ना बहुत ज्यादा मतलब तिस्मार खान बनने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एकदम, एकदम नॉर्मल। ठीक, देखो बर्नौलीज क्या होता है, बेसिकली बर्नौलीज क्या होता है, सिर्फ टू, देखो एक डाइकोटोमी होता है। डाइकोटोमी, डाइकोटोमस का मतलब, या डाइकोटोमी को हो या डाइकोटोम को हो या डाइकोटोमस को, मतलब सिर्फ दो ही उसके पॉसिबिलिटीज है, आउटकम्स, दो आउटकम्स ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ठीक, आगे चल के डाइकोटोमस बहुत वर्ड यूज होगा। अब देखो, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विथ ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर, इज कॉल्ड अ बाइनोमियल ट्रायल। बाइनोमियल ट्रायल, ठीक, एंड अ रैंडम वेरिएबल, and a random variable x which takes either 0 or 1 as its value is called Bernoulli's variable। मतलब रैंडम वेरिएबल x जो उसका वैल्यू 0 और 1 लेता है, ठीक, एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको अपन कहेंगे बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब देखो डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन में समझिएगा। मान लिया जाए कि x जो है बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल है भाई, मतलब 0 और 1। if the probability of success is denoted by p and the probability of failure by q is equal to 1 minus p and the pmf मतलब probability mass function is defined by px is equal to r, या तो इसको हम लोग सिंपल pr लिखते हैं, is equal to p to the power r q to the power 1 minus r is equal to 0,1 या 0 otherwise, then the probability distribution of x is called Bernoulli's distribution। ध्यान दीजिए,
वहां पर हम लोग के पास कितना आया था प्रभु? वहां पर हम लोग के पास कितना आया था? एनसीआर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर, यही फॉर्मूला आया था ना हमारे पास, समेसन लगा हुआ, समेसन लगा हुआ। लेकिन यहां पर एक चीज मिसिंग है, एनसीआर। क्यों मिसिंग है भाई? क्योंकि ये 1C0 आ रहा है, 1C0, ठीक है ना, 1C0 आ रहा है, एक्स टू दी पावर 1 वाई टू दी पावर 0, वही एक तरह से आ रहा, ठीक है। तो ये 1C0 तो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये आ रहा है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया होगा, यहां तक तो क्लियर हो गया बेटा, ठीक। अब इसी का एक्सटेंशन जो होगा ना वो बन जाएगा मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो इसका मीन एंड वेरिएंस, मीन वेरिएंस तो बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। यार क्या हो रहा है? हम्म, देखो हम लोग के पास कितना है बेटा, एकदम आराम से, पी आर कितना है, पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर 1 माइनस आर, ठीक। यह मीन इसका एन होगा और वेरिएंस इसका पी क्यू होगा। इसी पी क्यू को 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू, देखो ये कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूं आपको। देखो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस याद होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक, सक्सेस ऑफ फेल्यूर, ठीक। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, एंड q इज इक्वल टू भी तो 1 माइनस पी होगा, तो ये भी होता है बेटा, ठीक है, क्लियर। अब नोट देखो, ये नोट देखो, इफ n इज द नंबर ऑफ बर्नौलीज ट्रायल, देन n इज द नंबर ऑफ बर्नौलीज, पहले 0 और 1 था, अब n हो गया। Bernoulli's theorem states that the probability of R successes is NCR P to the power R Q to the power minus R, और यही जो है बेटा आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, क्लियर। एनालिटिकली भी मैं इसको प्रूफ करूंगा, ठीक। अब देखिए फ्रस्ट्रेट मत होना भाई, फ्रस्ट्रेट मत होना, क्योंकि देखो मेरा तरीका थोड़ा सा ये सब टॉपिक पढ़ाने का ना अलग होता है, ठीक। शुरुआत में थोड़ा सा आपको टाइम पास लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड, या टिपिकल भी लग सकता है, या टिपिकल भी लग सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टिपिकल भी लग सकता है, लेकिन तरीका यही है सीखने का, कॉम्बिनेशन का सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखा है, कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो भाई अब आते हैं हम लोग बेटा आगे, इंट्रो टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यही इंट्रोडक्शन में ही, हालांकि मैंने डिफिनेशन भी लिख रखा है, ऐसा नहीं है, डिफिनेशन मैंने दे दिया है। इसे बहुत सारी चीजें होंगी बेटा, बहुत सारी चीजें होंगी, एक एक कर करके ये पॉइंट हम लोग करेंगे। देखो इससे क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन which is obtained when the probability p of the happening of an event is same in all the trials and there are only two events in each trial, two events in each trial, ठीक। Example, the probability of getting a head when a coin is tossed a number of times must remain same in each toss, that is p is equal to half, p is equal to half। देखो सक्सेस का भी हाफ है और फेल्यूर का भी हाफ, दो ही चीज तो है ना, दो ही चीज होता है ना, ठीक है। तो दो ही इवेंट हो सकता है, या तो सक्सेस होगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक। चल अब आ जाओ, अब आ जाओ आगे, सुनो। अब इसका जस्टिफिकेशन हो, जस्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जस्टिफाई मैं कैसे करूंगा, तो देखो लेट द अकरेंस, लेट द अकरेंस, देखो कोई अगर चाहे ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख सकता है, अगर
आपको आगे पढ़ना है, फास्ट फॉरवर्ड करना है, प्रूफ नहीं समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ मत समझिएगा। मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा ये जरूरी लगा, ठीक है ना। तो अगर आपको फास्ट निकलना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जो भी है, जो भी है। अगर आपको नहीं देखना है तो आप नहीं भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेट द अकरेंस ऑफ एन इवेंट in n trials be called success, सक्सेस को हाईलाइट कर दो बेटा, सक्सेस and its non-occurrence its non-occurrence non-occurrence as failure, इसको भी हाईलाइट कर दो, ठीक है। non-occurrence as failure, यहां तक समझ में आया सबको? ठीक, यहां तक सबको समझ में आया? चल, लेट P एंड Q बी, क्योंकि वही हम लोग मानते हैं, लेट P एंड Q, इसको भी हाईलाइट करके रखो क्योंकि ये आपको हमेशा यूज करना है। लेट P एंड Q be the probability of be the probability of success and failure respectively। मतलब P को probability of success, ठीक है, और Q को probability of failure, ठीक, ठीक, इन अ सिंगल ट्रायल, इन अ सिंगल ट्रायल where Q is equal to 1 minus P, ठीक है भाई, Q is equal to 1 minus, ये देखो मैं समझाने का इसलिए भी कोशिश कर रहा हूं ना, देखो क्यों, क्योंकि आपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ लिया है, ठीक, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पढ़ लिया, और ये अब लास्ट है, ये सब तो लास्ट ही चैप्टर है ना, एक तरह से अब प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया भाई, प्रोबेबिलिटी पूरा सॉरी प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। उसके बाद हम इसको पढ़ रहे हैं, तो अब तो अबाउट टू कंप्लीट है हमारा कोर्स, तो अब तो थोड़ा सा दिमाग बढ़ ही गया होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, लेट ट्रायल्स आर, किसको कर दे, इंडिपेंडेंट कर दे, लेट ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट let trials are independent and the probability of success is same in each trial, is same in each trial, each trial, ठीक। let we have n trials, ऐसे भी n trials से हम लोग लेते हैं, let we have n trials, ठीक, ठीक, then the probability of happening, then the probability of happening, then the probability of happening of an of an event r times
r times and failing n minus r times in any specific order is। एकदम आराम से समझ लेना बेटा, ध्यान से देखना, इसको मैं मार्क कर रहा हूं। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन और प्रोबेबिलिटी तो हमने पढ़ा, इंडिपेंडेंट मैंने ले लिया, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लीकेशन और प्रोबेबिलिटी लिया, तो स्पेसिफिक ऑर्डर में कितना हो जाएगा भाई, p टू द पावर r इंटू q टू द पावर n माइनस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हैपनिंग कितना है, r टाइम्स, और फेल्यूर कितना है, n माइनस r। तो p टू द पावर हैपनिंग पे p टू द पावर r, नन अकरेंस पे n, फेल्यूर का मतलब नन अकरेंस, q टू द पावर n माइनस r। ठीक, और ये कहां से आया बेटा, लगा ले, इसको लिख लो, बाय थ्योर मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो मेरा थोड़ा सा इस चैप्टर में ना थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा, पॉइजन में नहीं होगा, ऑनेस्टली सेइंग पॉइजन में नहीं होगा, पॉइजन क्योंकि पॉइजन में बस थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल सीरीज बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखो अब इतना तो आ गया, इतना तो भैया मेरे पास आ गया, p टू द पावर r q टू द पावर m। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, अभी एक तरह से आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो है एक तरह से तो आ ही गया है, देख लीजिए, p टू द पावर r q टू द पावर 1 माइनस r, ठीक है, यही आ गया है ना। और ये अगर देखें तो x टू द पावर n माइनस r, y टू द पावर r, अब लगभग तो आ ही गया है। ठीक, अब देख लो भाई, चल बट, ठीक है, बट द टोटल नंबर, बट द टोटल नंबर ऑफ वेज, बट द टोटल नंबर ऑफ वेज, एकदम ध्यान से देखना। देखो ये मैं इसलिए भी बार बार मैं बोल रहा हूं कि भाई जिनको नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, स्किप करो, स्किप इट, स्किप इट, सीधा फॉर्मूला पे आ जाओ। ठीक है, वो मैंने पहला स्किप मत करना, फर्स्ट टाइम स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, but the total number of ways in which the event can happen, in which the event can happen r times exactly, r times exactly in n trials, in n trials is NCR, r times, ये according to permutations and combinations, NCR, ये होगा भाई NCR। ठीक है, these NCR, these NCR ways are equally likely, equally likely। अब आपको मैंने इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी में पढ़ा रखा है, इक्वली लाइकली मैंने प्रोबेबिलिटी में, मैं बार बार इसीलिए मैं इसका प्रूफ क्यों कर रहा हूं, मैं इसका प्रूफ क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको रिवाइज भी हो सके पुराना चीज। ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, और एग्जॉस्टिव भी है, एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव। ये सारा टर्म्स आप लोगों ने, ये सारे टर्म्स आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ रखे हैं। ठीक है भाई, ये सारे टर्म आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ रखे हैं। ठीक, यहां तक हो गया। ठीक,
अब इतना सारा चीज हो गया भाई, इतना एकदम आराम से आ गया सारा। कैसे आया मैंने वो भी बताया, कैसे आया मैंने वो भी बताया। क्यों बताया? ताकि आपका पुराना भी रिवाइज हो, आपके दिमाग में ये आ जाए कि हाँ भाई इसका जस्टिफिकेशन है, इसका जस्टिफिकेशन है। ठीक है, अब देखो, therefore the probability of our successes and n minus r failures, यही ना लिया है हमने, in n trials in any order is, क्या है भाई, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? p x is equal to r, that is equal to pr, that is equal to ncr प्रोडक्ट, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है। ठीक, फिर p टू दी पावर r आया था, देख लीजिए यहां पे p टू दी पावर r, और कितना आया था? q टू दी पावर n माइनस r, और r की वैल्यू कितनी बेटा? 0 1 2 अप टू n। ठीक, इसी में वेयर pr px is equal to r या pr is probability distribution of a random variable, probability distribution of a random variable x of the number of r successes। ठीक है भाई, यहां पर कुछ चीजों को हाईलाइट कर दो, r सक्सेसेस n माइनस r फेलियर्स। ये बेसिकली ना यही फॉर्मूला होता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, हालांकि ये तो मैंने प्रूफ किया, ठीक है, ये मैंने प्रूफ किया, ठीक, लेकिन अब जो है सो मैं डायरेक्ट डिफिनीशन पे भी आऊंगा, बेचैन मत होइएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी को अपन कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताओ? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक, मेरे हिसाब से तो यहां तक डाउट नहीं होना, यहां तक अभी तक नहीं होना चाहिए। क्यों मैंने ये प्रूफ किया, ये आपको भी बता दिया मैंने कि भाई पुराना जितना भी चीज है लाकर के कैसे ये एक्सटेंड किया प्रोबेबिलिटी से। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का सबसे बेहतरीन यूज बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरम प्रूफ, सबसे बेहतरीन यूज। तो मैंने बस वही चीज किया है, अगर थोड़ा सा स्ट्रेस देकर इसको समझा जाए तो थोड़ा स्ट्रेस तो लगेगा भाई, ऑनेस्टली सेइंग स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे जिनको नहीं लग रहा है कि नहीं भाई ये हम नहीं कर पाएंगे, तो ये स्टेप छोड़ दो, ये स्टेप छोड़ दो, बाकी कुछ मत छोड़ो, ये स्टेप छोड़ दो। ठीक है, ये प्रूफ वाला स्टेप छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलो, अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारा क्या? देखो, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अब प्रोबेबिलिटी में डेफिनेशन हम लेना ही है। अ डिस्क्रीट, डीआरवी भी लिख सकते थे, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग द वैल्यूज 0 1 2 n इज सेड टू फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स। यहां पर n और p क्या है बेटा? पैरामीटर्स। इफ इट्स पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, याद करो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रैंडम वेरिएबल मैंने पढ़ाया था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसके लिए होता था? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। px इज इक्वल टू r। अच्छा ये चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके मॉड्यूल में ना x इज इक्वल टू x दिया हुआ स्मॉल x, तो आप उससे फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, मैं जनरली मेरा r यूज होता है, मैं r लेता हूं, ठीक है ना। इज इक्वल टू ncr p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r।
P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। ठीक है भाई, R इज इक्वल टू इतना, और इसमें केस P की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए, और Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, ये तो आपको पता ही है, या तो 0 अदरवाइज। Note, if X follows a binomial distribution with parameter n and p, then symbolically we express it as, किससे एक्सप्रेस करते हैं बेटा, ये। अब एक चीज और ध्यान देना, इसी को ना बेटा ये ऐसे भी एक्सप्रेस बहुत लोग करते हैं, देखो मैं बता देता हूं ताकि आपको कहीं दिखे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ऐसे भी करते हैं, तो अगर ऐसे भी अगर आ जाए ना तो आप परेशान मत होना। ठीक है, ये भी ऐसे भी नोटेशन इसका है। ठीक, ये हुआ मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आ जाओ बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सुनो, बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर ये जो एक्सपेरिमेंट इन ट्रायल्स का जो एक्सपेरिमेंट है उसको किसी टाइम्स में, मान लिया कैपिटल एन, मैंने यहाँ कैपिटल एन टाइम्स में लिया है, ठीक है ना, कैपिटल एन टाइम्स में रिपीट किया जाए तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एन मल्टीप्लाई कर देना किसी भी चीज। इसी को कहते हैं बेटा बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई नहीं, सेम वही है, फॉर्मूला वही है, पीआर वही है, पीआर वही है, एनसीआर, एनसीआर पी टू द पावर आर, सक्सेस पर पावर आर होगा और फेल्यूर पर पावर एन माइनस आर होगा, जो कि थ्योरम प्रूफ में हमने देख रखा है, क्यों होगा ये भी हमने बता रखा है। ठीक है, तो एनसीआर पी टू द पावर आर, क्यू टू द पावर एन माइनस। ठीक है भाई, आगे चलो, मीन एंड वेरियंस, सिर्फ मीन एंड वेरियंस नहीं, मीन एंड वेरियंस सिर्फ नहीं, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, पी आर इज इक्वल टू कितना हमारे पास, एनसीआर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर है, ये तो फॉर्मूला है भाई। मीन इसका होता है म्यू, या मीन भी कहते हैं, इज इक्वल टू एनपी, देखो इसका ही प्रूफ है। ठीक है ना, ये प्रूफ पता है कहां से है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से, पहले इसमें P1 P2 P3 सब निकालते हैं, सब प्रूफ हो, ये प्रूफ भी है। और इसका वेरिएंस कितना होता है बेटा, NPQ, या तो NPQ लिखे या NP इंटू 1 माइनस P लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये वेरिएंस होता है। अब देखो, द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल विल ऑलवेज बी लेस देन इट्स मीन, मतलब NPQ इज स्ट्रिक्टली लेस देन NP। ठीक है, वेरिएंस जो होता है वो मीन के से छोटा होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वेरिएंस P एंड Q बोथ शुड बी 0.5 एंड हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है ये याद रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपके मॉड्यूल में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक बार दो बार पूछा गया है पहले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो इसको जो है ना एकदम पॉइंट में आप इसको रखिएगा। ठीक है, इसको एकदम पॉइंट में, ये सब पॉइंट में ही रखिए, इसका प्रूफ, सबका प्रूफ है, सब मैं बाबा बोल रहा हूं, सबका प्रूफ है, प्रूफ सबका मैं नहीं दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई कंडीशन। ठीक है भाई, कंडीशन पे आ जाते हैं, कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, द वेरिएबल, सबसे पहले तो द वेरिएबल शुड बी डिस्क्रीट। ठीक, दैट द वैल्यू ऑफ एक्स कुड बी 1 2 3 4 5 एंड नेवर पॉइंट में कभी नहीं दे। ठीक है, और डाइकोटोमी एग्जिस्ट, मैंने बोला था कि डाइकोटोमी भाई इस्तेमाल होगा, डाइकोटोमी वर्ड, द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मस्ट हैव two alternatives, it must be either a success or a failure। ठीक, दो कम से कम अल्टरनेटिव होना चाहिए। the number of trials n should be finite and small। ठीक है भाई, अब देखो, the trials or events must be independent, independent हमने शो भी कर दिया थ्योरम प्रूफ में, the happening of one event must not affect the happening of other event। ठीक, in other word statistical independence must exist। ठीक, ये क्या है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के लिए कंडीशंस, द ट्रायल्स और इवेंट्स मस्ट बी रिपीटेड अंडर
आइडेंटिकल कंडीशंस, सारा प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होता है, सारा जितना भी कंडीशंस है ये सब एक तरह से प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल है। ठीक है, चलो भाई आगे। कैरेक्टरिस्टिक, अब आते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक में। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या देता है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटीज। ठीक, पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका। ठीक, दूसरा, ये अपने पैरामीटर पे डिपेंड करता है, देख लो, इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर पी और क्यू, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्यूर है। ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्यूर एंड इन द नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक, द पैरामीटर n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, n हमेशा पॉजिटिव। ठीक, देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल, तो अब जब p बराबर q, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक or asymmetric if p is not equal to q, although with n tending to be large it is approximately also, n tending to be large मतलब याद रखिएगा लिमिट, लिमिट टेंडिंग, जहां टेंड आ गया, टेंडिंग टू बी लार्ज, जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा, ठीक है, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली। अब देखो, द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन बराबर एनपी, वेरिएंस बराबर एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर एनपीक्यू, ये सब आपको पैरामीटर्स। ठीक है, चलिए भाई, द मोड ऑफ binomial distribution is equal to that value of x which has the largest frequency। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है मॉड का, हालांकि आपके मॉड्यूल में है कि नहीं है मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि है। ठीक है, अब ग्राफिकली वाला देख लो, क्योंकि कभी कभी आईसीआई ना थोड़ा सा घुमा देता है दिमाग। ठीक, कभी वो डाल देगा, ग्राफ नहीं डालेगा, वो डाल देगा कि ग्राफिकली बताइए। Graphically taking x axis to represent the number of success and y axis to represent the probabilities or frequencies. Its graph will be vertical lines with spaces in between them। देखो मैं ग्राफ बना देता लेकिन मैंने नहीं बताया। ठीक है, drawing a smooth curve by free hand is inadmissible as the variable x is a discrete one। ठीक है, मतलब ड्राइंग स्मूथ कर मतलब हाथ से, देखो हम लोग को क्या होता है ना, हम लोग को बनाना होता है। ठीक है, हम लोग बनाते हैं, जैसे हमारे पास कितना भी डाटा आ जाएगा ना, अगर डिस्क्रीट डाटा, अगर बाइनोमियल हम लोग को यूज करना है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग उसको बनाते हैं फ्रीली, क्योंकि जब तक हम लोग, और अब तो खैर हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि देखो जब जिस समय हम लोग के पास था, अब नहीं बनाते हैं, अब जनरली नहीं बनाते हैं, क्योंकि अब उतना जरूरत नहीं पड़ता है, प्लस दूसरा अब आ गया भाई मैटलैब, मैपल, ये सब आ गया है, तो अब हम लोग अपना उसमें ये उसका प्रोग्रामिंग डाल देते हैं, प्रोग्राम डाल के निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो सेवेंथ वन, द शेप एंड लोकेशन of a binomial distribution changes as p changes for a given n or n changes for a given p। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जब p लेस देन 1/2 होगा, प्रभु यहां पर देख लीजिए, p स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। जब p बड़ा होगा 1/2 से, 1/2 से, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, निगेटिवली स्क्यूड। और जब p इज इक्वल टू 1/2 होगा, p इज इक्वल टू 1/2 होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। अब देखो रिकर्सन फॉर्मूला, यहां मैं अब आपको देखो, ये रिकर्सन फॉर्मूला आप लोग को है नहीं, ठीक, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को सही भी लगेगा, देखिए एकदम आराम से देखिए बेटा, हम लोग के पास पी आर कितना है, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, यही है हमारे पास। तो दिस इंप्लाइज बेटा पी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा, एन सी आर प्लस 1 पी टू द पावर आर प्लस 1 क्यू टू द पावर एन माइनस आर माइनस 1। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, दिस इंप्लाइज एकदम आराम से पी आर प्लस 1, देखो 11th क्लास है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है, ये वही होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये कितना होगा भाई, एन सी आर प्लस 1 पी टू द पावर आर प्लस 1
q to the power n minus r minus 1 upon ncr p to the power r q to the power n minus r, ठीक, that is equal to nc r plus 1 upon ncr into p to the power r plus 1 minus r q to the power n minus r minus 1 minus n plus r, ठीक। यहां से पहले तो ये गौर करो बेटा, ये r और r कैंसिल, यहां से n और n कैंसिल और r कैंसिल, ठीक है भाई। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, एकदम आराम से देखना, n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू, इसको भी रहने दो, ठीक, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू, ये p अपॉन q लिखें इसको बेटा, p अपॉन q लिखें, q टू जो माइनस 1 है तो अपॉन में हो जाएगा। ये देखो तो n फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ठीक। अब इसमें से r फैक्टोरियल को रहने दो, इसमें से अगर n माइनस आर कॉमन निकाल लेते हैं बेटा तो n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, और इसमें से अगर r प्लस 1 निकाल ले तो बेटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल होगा इंटू p अपॉन q। अब बेटा देखो गौर से, तो ये r फैक्टोरियल कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आया n माइनस आर अपॉन r प्लस 1 इंटू पी अपॉन क्यू, इंटू पी अपॉन क्यू आया, ठीक है ना, यहां तक आ गया बेटा। अब ध्यान देना ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, पी आर प्लस 1 अपॉन पी आर इज इक्वल टू कितना आया है, कितना आया है, एन माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक, ये है। दिस इंप्लाइज पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 इंटू पी अपॉन स्मॉल क्यू इंटू पी आर, यही होता है बेटा विच इज द रिक्वायर्ड recurrence relation for binomial distribution, binomial distribution, ठीक है, यही होता है हमारा रेकरेंस रिलेशन, ठीक। ये देखो इससे ना क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन समझने ऐसे तो हालांकि इतना टिपिकल नहीं डालता है, कभी कभी क्या करेगा ना कि कुछ क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल आ सकता है, ठीक है। जैसे देखो जितना भी एक्सटेंशन आप अभी देख रहे होंगे कि अभी का जो है ना सिलेबस थोड़ा बढ़ा है, न्यू कोर्स जो आपका है उसमें सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, इससे पहले वाला जो कोर्स था ना उसमें थोड़ा कम था, ठीक है। और इसमें ना अब जो न्यू सिलेबस लगाया है उसमें क्या किया है आईसीए कि जितना भी मतलब एप्लीकेबल थ्योरी है ना हर एक चीज में एप्लीकेशन डाला है, हर एक चीज में आप देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन इन बिजनेस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो ये सब एप्लीकेशन में आता है बेटा रेफरेंस रिलेशन। तो मैंने इसका ही बता दिया कि भाई अगर वो क्वेश्चन दे रहा है तो प्रोबेबली वो एप्लीकेशन से घुसा सकता है, ठीक है। चलो भाई आ गया, अब आ जाओ एग्जाम्पल, देखो एकदम आराम से देखना बेटा, एक एक क्वेश्चन को एकदम आराम से हम लोग को देखना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि भाई हमारा क्या है हमारा क्या नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 coins are tossed 100 times
भाई तो 1 2 3 बार तक तो निकाल लेते, लेकिन 100 टाइम्स निकालना है तब कैसे निकालेंगे? इस केस में हम लोग बाइनोमियल यूज करेंगे, ठीक है, इसीलिए बाइनोमियल यूज किया जाता है। ठीक, वो 2 बार आप देख रहे थे, 3 बार कॉइन का देख रहे थे, बहुत ज्यादा 4 बार आप देखते, लेकिन 100 बार कीजिएगा, 100 बार आप कीजिएगा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी 10 कॉइन्स, 10 coins are tossed 100 times. How many times would you expect 7 coins to fall ahead upward? Fall head upward, head upward. ठीक, देखो ये क्वेश्चन इतना डिसेंट है, इतना डिसेंट क्वेश्चन, लेकिन बड़े आराम से बनाएंगे हम लोग, बहुत प्यार से बनाएंगे इसको। देखो कैसे, डोंट वरी, जब मॉड्यूल बताने लगेंगे, हालांकि मॉड्यूल में टाइम है अभी, ठीक है, मॉड्यूल में भी टाइम लगेगा, ठीक है ना, मॉड्यूल एक्सरसाइज में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, ठीक, क्योंकि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब जो भी पढ़कर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के बाद आपको जब क्वेश्चन बनाना होगा तो इंटीग्रेशन का यूज आएगा, तो कैलकुलस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो कैलकुलस अगर पढ़ के तब फिर हम लोग इसका करेंगे, हालांकि मुझे लगता है कि कर देना चाहिए, मुझे लगता है, लेकिन देखते हैं जैसा मूड होगा वैसा किया जाएगा, ठीक है ना। 100 टाइम्स, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इन सिंगल टॉस, सिंगल टॉस, ठीक, P इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2, सबको पता है, which implies Q is equal to 1 minus P, that is equal to 1 minus 1/2, that is equal to 1/, आ गया। अब देखो, as we have, अच्छा हम लोग के पास n कितना है, 10 coins, स्मॉल n, कैपिटल n कितना है, फ्रीक्वेंसी 100, फ्रीक्वेंसी 100, r कितना है भाई, सब तो निकल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ाया था। अब देखो तो पी आर कितना हो जाएगा प्रभु, n इंटू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर n माइनस आर, ठीक, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू एन सी आर 10c7, ठीक, 1/2 टू द पावर 7 इंटू 1/2 टू द पावर कितना, 10 माइनस 7, ठीक, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 टू द पावर 10, ठीक, 1/2 टू द पावर 10, 100 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1/2 टू द पावर 10, ठीक, 2, ये 50 टाइम, क्यों मैंने किया है वो मैं बता दूंगा, ठीक है, 3 3 जा 9, ठीक है भाई, 3 3 जा 9, हालांकि आप इसको अब कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर अच्छा वहां पे है, कोई बात नहीं है, मैं यहीं पे करता हूं, रुको, इस 50 को बेटा 5 इंटू 2 इंटू 5, 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू इस 10 को 5 इंटू 2 लिखें, इंटू 3 इंटू 2 के पावर 3 लिखें, दैट इज इक्वल टू 25 25 125 और 25, इसको छोड़ दो, 25 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 3 4 5, ठीक, इंटू 1/2 टू द पावर 10, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1/2 टू द पावर 5, मतलब 32, 25 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 32, दैट इज इक्वल टू 125 375 अपॉन 32,
375/32 आया है, तो कैलकुलेटर ले लेने दो यार। 375 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 11.71 आ रहा है। 11.71 बेटा अप्रोक्सीमेटली ये 12 है, तो यही इसका आंसर। ठीक है, ठीक, एकदम सिंपल। देखिए कितना आराम से हम लोग का ये क्वेश्चन बन गया, कितना आराम से बना क्वेश्चन। लग रहा था कि भाई क्वेश्चन तो ये बहुत टफ है, क्वेश्चन ये बनेगा नहीं, ये इतना है 100 टाइम्स क्या करेंगे 100 टाइम्स का। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। थोड़ा आज का क्लास बेटा एक्सटेंडेड रहेगा, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं आपको दूंगा ना, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। एक क्लास में कोशिश करेंगे कि एक क्लास में कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और एक ही क्लास में कंप्लीट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाए, ठीक है ना। चलिए भाई अब आगे चलते हैं बेटा। अब आ गया मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलो, देयर आर 64 बेड्स इन अ गार्डन, ठीक, and 3 seeds of particular type of flower are sown in each bed। ध्यान ध्यान दीजिएगा, 64 बेड्स इन अ गार्डन, पूरा गार्डन में कितने बेड्स हैं 64, और खास 3 खास फूल के बीज वहां पे हर एक बेड पे दिख रहे हैं, ठीक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्लावर बीइंग व्हाइट इज 1/4, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बेड्स with 3, 2, 1 and 0 white flowers। बेटा है तो ये बेसिकली पता है क्या, ये भी है फ्रीक्वेंसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है, तिरछा क्वेश्चन नहीं है। ये मैं क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ आपको पता है, क्वेश्चन और भी बताता है। जैसे जैसे ही हमारा होगा ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगा हम लोग का, तो मैं अपना मिक्स्ड बाइनोमियल और पॉइजन क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का आपको एक सेशन लूंगा, 15 क्वेश्चन का सेशन, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होंगे, कुछ मेरे भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक में, ठीक है, इस टॉपिक में कुछ मेरे भी मेडिकल लेवल पे क्वेश्चन होंगे, आज भी है, ठीक है। जो जैसे ड्यूरिंग माय रिसर्च अपना बेसिकली मेरा मेडिकल रिसर्च है, स्टैटिस्टिकल एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, कैंसर पे वर्क करता हूँ, तो उस क्वेश्चंस जो है ना सो मेरे इस टॉपिक में यही सब इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग माय रिसर्च में यही करता था स्टार्टिंग पीएचडी ड्यूरेशन में। तो ये जो पार्ट है इसके इसमें ना क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे लूंगा, ठीक है। 11th में तो है नहीं है, 11th में है नहीं, 11 12 में है नहीं बाइनोमियल, बाइनोमियल थोड़ा सा है लेकिन पॉइजन तो है नहीं, तो भाई मैं क्वेश्चंस तो लूंगा। अब कुछ आपके मॉड्यूल के एग्जांपल्स भी, मॉड्यूल का एग्जांपल भी मैं लूंगा, क्योंकि वो भी जरूर उसमें भी अच्छे क्वेश्चन हैं, 2 ही दिन अच्छे मुझे लगते हैं, मैं वही 2 3 लूंगा, ठीक है। तो 15 से 20 क्वेश्चन में आपको ना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पॉइजन बाइनोमियल पॉइजन तब मैं इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, या जो भी करना होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है या जो भी करना है इसमें करना होगा, 2 3 क्लास हम इसमें लेंगे, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है एकदम आराम से एक एक समझना। ये बेटा किसका है, बीइंग वाइट 1/4, मतलब P इज इक्वल टू 1/4। सबसे पहले तो Q निकाल लो, 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4, ठीक, 3/4 आ गया, ठीक। यहां पर देखो तो बेटा n कितना है, स्मॉल n कितना है 3, ठीक। n कितना है बेटा, ठीक बेटा एफ आर कितना होता था हमारे पास, एफ आर या पी आर, पी आर कहो, एफ आर नहीं कहो पी आर कहो, एफ आर जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी इसके लिए पी आर इज इक्वल टू कितना होता है, होगा, ये होगा, ठीक, बराबर कितना होगा 64, ठीक, इंटू 3 CR, पी कितना है 1/4 टू द पावर आर, क्यू कितना है 3/4 टू द पावर ये आ गया, ठीक, ठीक है ना, ठीक। अब यही मेन गेम यहीं पे खेलना भाई,
सबसे पहले तो आर हमको लेना है 3, फिर 2, फिर 1, फिर जी। ठीक है, तो आर फोर आर इज इक्वल टू 3, 2, 1 एंड 0। P3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू P3, n इंटू P3 इज इक्वल टू 64 इंटू 3C3, ठीक, 1/4 टू द पावर 3 इंटू 3/4 टू द पावर 3 माइनस 3, ठीक, दैट इज इक्वल टू 64 इंटू ये तो 1 इंटू ये तो 0, ये 1, 4 16 64, 1/64, दैट इज इक्वल टू 1। पहला n इंटू P3 इज इक्वल टू 1। अब देखो n इंटू P2 64 इंटू कितना 3C2, फिर 1/4 था ना, 1/4 टू द पावर कितना 2 है ना, 2, 2, 1/4 टू द पावर 2, और फिर 3/4 टू द पावर 3 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1/16 इंटू 3/4, तो 16 64, 16 64 64, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3, 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 9 आ गया, n इंटू P2 इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, अब n इंटू P1 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 3C1, 3C1 1/4 टू द पावर 1, 3/4 टू द पावर 3 माइनस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1/4 इंटू 9/16, 9/16 स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 4 64 बराबर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9, 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 27। अब n इंटू P0, NP0 n इंटू P0 64 इंटू 3C0 1/4 टू द पावर 0, 3/4 टू द पावर 3 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 1 कितना हो जाता है, ये भी 1 इंटू 27/64, ये भी आपका कितना आ गया भाई 27, ठीक, ये भी आपका 27 आ गया। तो यही जो है ना आपका बेटा r बराबर 3 के लिए कितना आया है बेटा 1, r बराबर 2 के लिए आया है 9, r बराबर 1 के लिए आया है 27, और r बराबर 0 के लिए भी आया है 27। ठीक है, अब चलो भाई फिटिंग ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, फिटिंग ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो फिटिंग ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बेसिकली फिटिंग ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, आर सक्सेस, सक्सेसेस कहो, सक्सेसेस इन अ सिंगल थ्रो is PR is equal to NCR P to the power R Q to the power N minus R, यही होता है, ठीक। Suppose the experiment is repeated, suppose the experiment, आगे मैंने इस पे बना दिया है टेबल, is repeated for n times, n times, ठीक है। Frequency of R success will be, frequency of R successes will be equal to कितना हो जाएगा n क्रॉस PR, that is equal to n क्रॉस NCR
p to the power r q to the power n minus r, putting r is equal to 0 1 2 डॉट 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 n। ठीक, अब यहां से देखो नंबर ऑफ सक्सेसेस जीरो अगर होता है, जीरो r इज इक्वल टू जीरो, एन सी जीरो, p टू द पावर जीरो, q टू द पावर n। इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, n q टू द पावर n। वन अगर होगा तो लिखेंगे n इंटू एन सी वन p q टू द पावर n माइनस वन। अब डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं, टू होगा तो n इंटू एन सी टू p टू द पावर टू q टू द पावर n माइनस टू। थ्री होगा तो n इंटू, यही अभी हम लोग क्वेश्चन जस्ट यही किए थे, q टू द पावर n माइनस थ्री। फोर होगा एन सी फोर p टू द पावर फोर q टू द पावर n माइनस फोर। ये डॉट 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 आगे चलते गया। r अगर होगा तो n इंटू एन सी आर p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। और अगर n होगा तो n इंटू एन सी एन p टू द पावर n q टू द पावर n माइनस n, दैट इज इक्वल टू n इंटू सिंपल p टू द पावर n, क्योंकि n सी एन बराबर वन, q टू द पावर जीरो इक्वल टू वन। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये सब अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया है ना वही फिटिंग है, वही फिटिंग है एक तरह से। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन के बीच में दिया था ये, ठीक है ना, फिटिंग। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज इक्वल टू 6 एंड 4 into p x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू p x इज इक्वल टू 2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक बेटा, p x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू p r इज इक्वल टू n c r p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, यही होता है। ठीक, तो 4 इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब r की जगह पे 4, मतलब 4 इंटू पी फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 6 है ना, n इज इक्वल टू 6 है, दिया हुआ n इज इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा 6c 4 इंटू 6c4, p कितना होगा बेटा, p टू द पावर 4 q टू द पावर 4 माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 4 इंटू 6c4 p टू द पावर 4 q टू द पावर 2। ठीक, अब px इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है बेटा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा मुझे ही गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा रुक जाना बेटा, कोई बात नहीं है। पहले दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। 4 n कितना है 6c4, r का वैल्यू 4 है, p कितना है p, r का वैल्यू 4 है, q 6 माइनस 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 के केस में क्या होगा, 6c2 p टू द पावर 2 q टू द पावर 6 माइनस 2 4 q4। ठीक है, मतलब 4 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल p टू द पावर 4 q स्क्वायर इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल p स्क्वायर इंटू q4। ये तो पूरा गया। ठीक, ठीक है ना, तो मतलब कि अब हमारे पास कितना आ जाएगा, एक मिनट, हाँ ये आया पी स्क्वायर सही है, पी स्क्वायर टाइम्स में, और क्यू स्क्वायर सही है, क्यू स्क्वायर टाइम्स में। दिस इंप्लाइज 4p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, इंप्लाइज q इज इक्वल टू 2p, q इज इक्वल टू 2p, 2p ही आया है ना। हाँ यही आया है, चलो। अब बेटा एक बात देखो, 4p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हम 1 माइनस
p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि q इज इक्वल टू 1 माइनस p। दिस इंप्लाइज 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इन p है बेटा, ठीक। p की वैल्यू हम लोग को निकालनी है ना, p की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा 3p स्क्वायर प्लस 3p माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3p इंटू p प्लस 1 माइनस 1 इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies 3p माइनस 1 इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies p इज इक्वल टू 1/3 और माइनस 1। तो बट माइनस 1 तो पॉसिबल है नहीं, तो p की वैल्यू कितनी आ गया, क्लियर 1/3। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा, p की वैल्यू 1/3 हो। ठीक, अब आ जाओ भाई, ये हम लोग का टेंशन मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इंसिडेंस, क्योंकि देखो ये जो पार्ट है ना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी आपको दिया कि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। ठीक है, देखो द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज in an industry is such that the workmen have a 20% chance of suffering from it। 20% chance, ठीक है, 20% chance of suffering from it। What is the probability that out of 6 workmen 4 or more contract the diseases? ठीक, n बराबर कितना है भाई, disease in industry such that the workmen have a 20 chance of suffering from it। What is out of 6 workmen? तो बेटा यहाँ पर n is equal to 6, बेटा p is equal to 20%, that is equal to 1/5। कैसे 20/100, ठीक 1/5 implies q is equal to 1 minus 1/5 that is equal to 4/5। ये आ गया, ठीक। तो pr कितना हो जाएगा भाई, 6cr p to the power r q to the power 6 minus r, ठीक। that is equal to 6cr, p का वैल्यू कितना है 1/5 to the power r, q कितना है 4/5 to the power 6 minus r। ठीक, ठीक है ना। अब देखो 6cr और कुछ निकालना है, इतना ही रहने दो, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें से एक चीज तो हम निकाल ही सकते हैं। देखो दिमाग चला रहा हूँ, रुको ना, रुको रुको रुको, इसमें और छोटा कर देते हैं थोड़ा। ये होगा, तो ये जो 5 टू दी पावर r इंटू 5 टू दी पावर माइनस आ रही है, तो 1 हो जाएगा, इंटू ये तो खत्म हो जाएगा 1/5 टू दी पावर 6, ऐसा हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1/5 टू दी पावर 6, 6cr 4 टू दी पावर 6 माइनस आर, यही है ना, 4 टू दी पावर 6 माइनस आर। ये आया हमारे पास पी आर का वैल्यू। अब क्या कह रहा है भाई, 4 और मोर, 4 मोर मतलब P5 सॉरी P4 प्लस P5 प्लस P6 निकालना, ठीक। मतलब P4 कितना हो जाएगा भाई, 1/5 टू दी पावर 6, 6c4 4 टू दी पावर 6 माइनस 4 प्लस 1/, ये 1/5 टू दी पावर 6 सब में कॉमन निकाल लो, 6c5 4 टू दी पावर 6 माइनस 5 प्लस 6c6 4 टू दी पावर 6 माइनस 6। ठीक, ठीक है, ठीक है भाई। देखो थोड़ा सा दिमाग अगर चलाते हो ना, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, एकदम थोड़ा सा। अब देखो तो 1/5 टू दी पावर 6, बेचैन मत होना कि हाँ सर एकदम फास्ट भाग रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। 64 की वैल्यू कितनी हो, 64 आया कितना है 4 टू दी पावर 2
इंटू 4⁻², प्लस 6c5 4⁻, 6 - 5 1, प्लस 6c6, यहाँ 4⁻0 होगा, 4⁻0। तो भाई 1/5⁶ इंटू 64 कितना होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 15 इंटू 16, प्लस 65 कितना होगा, 6 इंटू 4, प्लस 66 1 1। ठीक ठीक है। तो 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 इज इक्वल टू GT 264 एक 265, 265 आना चाहिए, 265 अपॉन 265, फिर कितना है 5 इंटू 2 3 4 5 6, 1526 अपॉन 1526 डिवाइडेड बाय MRC 58 पॉइंट कितना आ रहा है भाई, 265 अपॉन 265 5, सही तो है यार, मेरा सही है ना, नहीं 1526 कहाँ से आ रहा है यार, ये नहीं 1526 नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा ये 1526 कैसे आएगा, 5 इंटू 2 3 4 5 6, 15,625, 15,625 एम प्लस 265 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल 0.01696, यही आपका आंसर। ठीक है भाई, यही आपका आंसर। ठीक, देखो मैं समझ रहा हूँ कि आज का थोड़ा सा आप जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा सा बस देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।